नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चेंगमो यनचेन और यीमू को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देख लेता है और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चेंगमो को घर छोड़ने के बाद में यीमू का प्लान वापस से घर जाने का था, मगर उसे रास्ते में एक कॉल आता है। वो नंबर अननोन था, उसकी बुक लिस्ट में सेव नहीं था, तो वो कॉल को इग्नोर नहीं करता और कॉल रिसीव कर लेता है। और उसे एक टेक्स्ट भी मिलता है जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर लीक हो जाती तो प्रोजेक्ट कैंसिल भी हो सकता था। उस मैसेज में एड्रेस दिया हुआ था। यीमू उस एड्रेस को जानता था, इसलिए वो वहां पहुंच जाता है। उसका वहां जाना कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी था। इस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करने के बाद में वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। हालांकि यीमू को आइडिया था कि ये नंबर किसका है, मगर फिर भी वो इंसान को देखना चाहता था आखिर में ये है कौन। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है यनचेन। उसका फेस कोल्ड हो गया था। यनचेन को देखकर यीमू के कदम एक पल के लिए रुक गए, मगर उसे जाना पड़ा। यनचेन सिगरेट पीते हुए बोलता है, क्या कोइंसिडेंस है। यीमू ने अपनी आंखें बंद कर ली और यनचेन की ओर नहीं देखा, और कुछ देर रुकने के बाद में वो चलकर यनचेन के सामने जाकर बैठ गया। यनचेन ने सिगरेट ली और अपने होठों पर रखते हुए बोला, इतना भी बुरा मत मानो, मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा नहीं था, मैं बस तुमसे कुछ चिट चैट करना चाहता था। यनचेन ने वेटर से एक ग्लास वाइन लाने के लिए कहा और यीमू से बोला, तुम कैसे हो। यीमू अपने डेली रूटीन से बहुत ही परेशान था, उसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो कोल्डली बोलता है, अगर तुम्हारे पास में ये बकवासी करना है तो प्लीज मेरा टाइम बर्बाद मत करो। यनचेन स्माइल करता है और बोलता है, तुम उस लिटिल बास्टर्ड के साथ में रहते रहते इस तरह की बातें करना सीख गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे। यीमू बोलता है, तुमने ठीक से मुझे जाना ही नहीं, मैं पहले से ही ऐसा था। यनचेन अपना हाथ तेजी से टेबल पर मारता है और बोलता है, लगता है तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारे पुराने जख्म भर गए हैं, इसीलिए तुम्हें डर नहीं है कि मैं फिर से अपील कर सकता हूँ। यीमू ने नजरें उठाई और यनचेन की ओर देखा। यीमू की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था, वो बहुत ही शांत था। वो कोल्डली बोलता है, अगर ये बात तुमने मुझे पहले बोली होती तो शायद मैं डर जाता, मगर अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मुझे तुमसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे नहीं डरता। यनचेन गुस्से में बोलता है, तुमने क्या मेरी पीठ में छुरा नहीं भोंका? तुमने कहा था कि तुमने उन पेपर्स को खोल के भी नहीं देखा, जबकि तुमने उन पेपर्स को उस लिटिल बास्टर्ड को दिखाया था। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आया और वो कुछ भी नहीं बोला। तभी यनचेन गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? यीमू उससे बात नहीं करना चाहता था, ना ही उसकी बात का कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहता था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, तो बताओ तुमने मुझे इतनी आधी रात को क्यों बुलाया है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? यनचेन ने यीमू की बात सुनी। उसका बिहेवियर बहुत ही एरोगेंट था। वो यीमू की ओर एक एनवलप फेंकता है और बोलता है, मुझे इस प्रोजेक्ट का प्लान और टाइटल चाहिए। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम उस लिटिल बास्टर्ड से दूर जा सकते हो और मैं तुम्हारी उस कंपनी से निकलने में भी मदद करूँगा। यीमू स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है चंद पैसों के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा? यनचेन बोलता है, मैं तुम्हें $100 मिलियन भी देना नहीं चाहता था। इस प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत बड़ी रकम है और तुमको 100 मिलियन देना कौन सोचेगा? मैं एटलीस्ट तुमको $100 तो दे रहा हूँ, ये बहुत ही छोटा काम है। यनचेन ने अपना सर नीचे किया और शराब पीने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो धीमे से बोलता है, वैसे मैं तुमको एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले तुम बैग खोलो और उसमें देखो क्या है, और उसके बाद में तुम अपना जवाब मुझे देना। यीमू ने बैग उठाया और बैग खोला। यह क्या है? अंदर की जो जानकारी वो बहुत ही जटिल थी, जिसमें कि बहुत सारा डेटा था और रिकॉर्ड थे। पुलिस स्टेशन की पूरी तस्वीरें थीं और बहुत कुछ मिक्सअप था। यनचेन स्माइल करता है और बोलता है, लगता है तुम सब कुछ भूल गए। यीमू यनचेन की ओर देखता है और सोचता है, पता नहीं अब ये कौन सा खेल खेल रहा है। यनचेन जल्दी में था। उसने कहा, तुम्हें यह याद ही होगा कि 8 साल पहले कैसे तुम मेरे प्यार में पागल थे और तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, या वो मर्डर हो या कुछ और। यह कहने के बाद वो यीमू की आंखों में देखने लगा और स्माइल करते हुए बोला,
और तुम ये भी नहीं भूल सकते कि उस लिटिल बास्टर्ड को जेल किसने भेजा था। मगर तुम उस टाइम पे ये काम करते हुए ये भूल गए कि काफ़ी सबूत बचे हुए हैं जो कि अब तुम्हारे सामने हैं। ये मुंह शॉक हो गया और वो बोला, आखिर में तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारा मतलब क्या है। यन चैन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था, अगर उस लिटिल बास्टर्ड को ये पता चला कि उसको फंसाने और जेल भेजने में किसका हाथ था, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। उसका चेहरा देखने लायक होगा ना। यीमू का चेहरा शांत था और उसने शांत स्वभाव से ही जवाब दिया, इतने सालों बाद बेशक उसे पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। नौकरी भी मिल जाएगी और बॉस भी नया मिल जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है, नौकरी जाने के डर से मैं तुम्हारे साथ में समझौता कर लूं और तुमको उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं? यन चैन ने एक्सप्रेशन लेसली बोला, क्या तुम्हें ये डर नहीं लगता कि उसके साथ में तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा और वो तुम्हें छोड़ देगा? यीमू ने कोल्डली बोला, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। हमारे बीच में बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। यनचेन ने सिगरेट जलाई और बोला, तो पिछली बार तुम कैसे उसके गले में हाथ डालकर जा रहे थे और उसने मुझे बताया था कि अब तुम दोनों साथ हो और तुमने कहा था कि तुम दोनों ने वो सब किया है जो एक कपल को करना चाहिए। क्या वो सब फेक था? यीमू ने अपने होठ हिलाए और बोला, हाँ, वो सब फेक था। चैंगमो सिर्फ मेरी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। यन चैन ने यीमू को घूरा और घूरते हुए ही बोला, जिद्दी मत बनो। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि तुमको ऑफर देने के लिए तैयार हैं। तुम चाहो तो अच्छी सैलरी में एक अच्छी जॉब कर सकते हो, मगर तुम इस छोटी सी कंपनी में रुके हुए हो, इसका क्या मतलब बनता है? क्या तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है? इस बात पर कौन विश्वास करेगा? यीमू ने शांति से यनचेन की ओर देखा और वो चुप रहा और वह कोल्डली बोला, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ में एक रिश्ते को तोड़ देने के बाद में क्या मेरे पास में इतनी एनर्जी है कि मैं किसी पे विश्वास कर सकूं और किसी से नए सिरे से कोई रिश्ता जोड़ सकूं? प्यार बहुत ही गहराई और विश्वास से किया जाता है और उससे बिछड़ना भी बहुत दर्दनाक होता है। मैं अगले कुछ सालों में और कुछ सेंचुरीज में भी शायद दोबारा किसी से प्यार ना कर पाऊँ। आज मुझे लगता है मैं उस टाइम पे बहुत ही भोला था और मुझे कुछ समझ नहीं थी। जब भी मैं उन बातों को सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है। इस तरह का जवाब सुनने के बाद में यनचेन भी थोड़ी देर शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने तीखेपन से जवाब दिया और बोलो, क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ में अन्याय किया था? मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि मैं गुहुआई से प्यार करता हूँ। तुम ही थे जो मेरे पीछे आए और इस रिश्ते को बनाए रखा। इतने सालों तक तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहे थे, है ना? आधी रात में रेस्टोरेंट पूरा शांत था। यीमू ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका मूड धीमे धीमे शांत हो गया और उसने हल्के से कहा, हाँ, इसीलिए मैंने शुरू से लेके एंड तक कभी भी तुम्हें कोई दोष नहीं दिया। किस्मत भी अजीब है ना, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने गुहुआई से प्यार किया। मुझे भी क्लब में तुम्हें देखकर तुमसे एक नज़र में प्यार हो गया था और तुम्हें भी गुहुआई को एक नज़र देखकर ही उससे प्यार हो गया था। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। यनचेन बोलता है, तुम जानते हो, इतने साल तुम्हारे साथ रिश्ते में रहने के बाद मुझे क्या चीज़ परेशान करती है? यीमू ने सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ दिखावा करता हूँ, मैं पाखंडी हूँ। यनचेन बोलता है, अगर तुम जानते हो तो फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? यीमू बोलता है, भले ही तुम मुझे सुनना नहीं चाहते हो, मगर मैं यही कहूँगा, परिणाम चाहे जो भी हुआ, मगर मैं इतने सालों तुम्हारे साथ रहा, मैं इसके लिए आभारी हूँ। आखिर मैं इतने सालों तक मेरे पास में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था और मुझे इस तरह का इंसान मिला था जिसको मैंने पहली नज़र में ही दिल दे दिया था और उससे बहुत प्यार किया था। हालांकि बाद में मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये जीवन का एक अनुभव है और मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। यनचेन ने सिगरेट जलाई। उसकी आंखें बहुत ही गहरी थीं। उसने यीमू को बोलने दिया बिना रुकावट के। यीमू ने हल्के से कहा, शायद इसीलिए मुझे हमेशा से ही कम आंका गया है। हाल ही के दिनों में मुझे पता चला है कि तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन काफ़ी अच्छा है। तुम मेरे प्रेमी तो नहीं हो सकते, मगर हम दोस्त जरूर रह सकते हैं। मगर दोस्ती के लिए भी तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा।
यन चैन ने नीचे की ओर देखा और वाइन का गिलास उठाया और उसने एक्सप्रेशनलेसली जवाब दिया, जो भी तुम कहो। यीमू बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता यन चैन। उसने अपनी हल्की सी और नर्म आवाज में बोला। ये सुनकर यन चैन का चेहरा उदास हो गया। वो सिगरेट पी रहा था और अचानक से उसकी उंगलियां रुक गईं। ऐसा लग रहा था मानो कि एक पल में उसके दिल को किसी ने काट ही दिया है। वो नहीं जानता था कि उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ। सिगरेट जलकर धीरे धीरे उसकी उंगलियों तक पहुंच गई और उसे अचानक ही होश आया। यीमू को उसका कोल्ड फेस देखने की आदत थी, इसीलिए उसने अपनी पलकें झपकाई और कहना जारी रखा और उसने बोला, मैं तुम्हारे लिए पहले के जैसे कुछ भी नहीं करूँगा। अब तुम मुझे जाने दो और हम दोनों के बीच जो भी कांटेक्ट है उसे हटा दो और मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखो। यनचैन का फेस काला पड़ गया था मगर वो शांत था। यीमू अब उसकी इंसल्ट कर रहा था। यीमू उससे प्यार नहीं करता है और वो उससे बस इतना ही चाहता है कि फ्यूचर में यनचैन उसे परेशान ना करे। यीमू बोलता है, और मेरे पास में कुछ नहीं है और तुम्हारे पास में तो वैसे भी गुहुआ ही है ना? यनचैन ने अपना सर नीचे किया। उसकी प्रोफाइल बहुत ही हैंडसम लग रही थी मगर उसका फेस उदास और उदास दिखाई दे रहा था। यीमू ने देखा कि काफी लेट हो चुका है। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, ना ही उसके साथ में समय बिताना चाहता था। इसीलिए वो पहले खड़ा होता है और बोलता है, अगर कुछ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो कुर्सी से खड़ा हो जाता है। यनचैन की गहरी आंखें उसे देख रही थीं। उसने सबकॉन्शियसली बोला, रुको। सिंपल सा शब्द कोई ना होने के कारण रेस्टोरेंट में गूंज उठा। यीमू अचानक से रुक गया और उसने पीछे मुड़कर यनचैन की ओर देखा। यनचैन ने अपनी आंखें नीची कर ली। यीमू ने उसकी ओर ध्यान से देखा और बिना कुछ बोले ही उसके बोलने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद यनचैन बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यीमू ने अपनी आईब्रो ऊपर की। उसे समझ नहीं आ रहा था और वो कोल्डली जवाब देता है, नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। यनचैन का फेस फिर से उदास हो गया। शांति से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, इतने बेशरम मत बनो। यीमू को उसके शब्दों की कोई भी चिंता नहीं थी। वो चलने लगा। यनचैन ने उसको चलते हुए देखा और उसने जल्दी से चल के उसको पकड़ लिया। यीमू बोलता है, मुझे छोड़ो, जाने दो। यनचैन चिल्लाते हुए बोलता है, ना तो तुम्हारा घर पास में है और ना ही तुम्हें ले जाने वाला कोई है। बताओ तुम घर कैसे पहुंचोगे? यीमू ने अपनी आईब्रो ऊपर की। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था तभी साइड से एक आवाज सुनाई दी, किसने कहा इसे घर छोड़ने वाला कोई नहीं है? यनचैन ने ऊपर की ओर देखा और उसने एक फेस देखा जो कि बहुत ही जाना पहचाना था। उसे सामने चैंगमो का कोल्ड फेस दिखाई देता है। उसकी लंबी पतली आंखें झुकी हुई थीं। वो स्माइल कर रहा था। उसके फेस से देखकर लग रहा था कि वो उदास है। चैंगमो नहीं जानता था कि वो इन दोनों के बीच कैसे आ गया। उसके पीछे जी यांग यांग भी था, जिसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसने अपने सिर को छुआ और उसके पीछे पीछे आ गया। वो कुछ बोल रहा था मगर चैंगमो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। चैंगमो यनचैन की ओर देखते हुए तेजी से बढ़ा और बोला, मेरे पास कार है, मैं इसे छोड़ दूंगा। यनचैन ने अपनी आंखें ऊपर की और चैंगमो की ओर देखते हुए उसने कार की ओर देखा और फिर हंसते हुए बोला, क्या तुमको यकीन है? वो एक इलेक्ट्रिक कार थी। चैंगमो ने कोल्डली बोला, हाँ जरूर। बड़े ही अहंकार से चैंगमो ने पीछे की सीट को थपथपाया और यीमू से इशारा करते हुए बोला, आओ चलो। यीमू बहुत ही उदास था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसने थोड़ी देर पुरानी बैटरी वाली कार को घूरा और ठंडी हवा को देखते हुए उसने लंबी सांस ली और आखिर में उसने यनचैन की ओर अपनी आंखें की और एक्सप्रेशनलेसली बोला, क्या तुम आज मुझे छोड़ सकते हो? चैंगमो का चेहरा बदल गया, मानो उसके ऊपर कोई बर्फ का टुकड़ा गिर गया हो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। यीमू ने अपनी आंखें नीचे की और वो जाकर पायलट सीट पर बैठ गया। उसने अपनी सीट बेल्ट बांध दी और बिना बाय बोले वो दोनों BMW से चले गए। जियांग यांग पीछे हट गया क्योंकि उसका दोस्त अभी भी एक ही जगह पर मरे हुए इंसान जैसे खड़ा था। जियांग यांग ने उसका हाथ खींचा और बोला, ठीक है, मत देखो, चलो चलते हैं, अभी हमें डिनर भी करना है। मैं इसके बाद में नहीं खा पाऊंगा। चैंगमो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उदास होकर वो यीमू की दिशा में ही देखता रहा।
थोड़ी देर बाद वो सीढ़ी पर बैठ गया और सिगरेट निकाली और सिगरेट पीने लगा। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जी यांग यांग ये देखकर समझ नहीं पा रहा था आखिर में उसको हुआ क्या है। वो बोलता है, आखिर में हुआ क्या है, नाराज होने की क्या बात है। चैंग मो कोई भी जवाब नहीं देता। वो अपना सर नीचे झुकाता है और जमीन पर देखते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस कार को बदल लो, तुमने आखिर में मेरी बात सुनी क्यों नहीं। जी यांग यांग ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बोलता है, आखिर में मेरी कार क्यों बदलूं मैं, ये मेरी छोटी सी कार बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल है और सुविधाजनक भी। आमतौर पर थोड़े से चार्ज से ये कई दिनों तक चलती है और इससे पेट्रोल भी बचता है और प्रदूषण भी नहीं होता। चैंग मो ने ग्रिप को पकड़ते हुए उसकी ओर देखा और बोला, मैं तुमसे अब किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगा। तुमने कहा था किसी भी आदमी के लिए एक गुलाबी कलर की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, मगर क्या तुम्हें ये पता है कि एक बड़े आदमी के लिए एक बैटरी वाली कार चलाना और वो भी गुलाबी कलर की, क्या ये अच्छा है। जी यांग यांग ने बोला, मैंने अपने घोड़े का पीछा करने के लिए इसमें गुलाबी कलर का इस्तेमाल किया है और इसे मुझे चलाना पसंद है। ये गुलाबी है लेकिन बहुत ही फेमस है, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। चैंग मो ने गुस्से में अपने दांत पीसे और वो बोला, तुम पहाड़ में जाओ, अगर आज ये तुम्हारी बेकार कार नहीं होती तो मुझे अपनी इज्जत नहीं गंवानी पड़ती। जी यांग यांग बोलता है, ये अजीब है, ये कोई पिकअप गर्ल नहीं है, ये लोगों को घर भेजने के लिए नहीं है, तुम फालतू में इतना पागल हो रहे हो। चैंग मो गुस्से से बोलता है, आखिर में वो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय था, अगर वो यनचेन के साथ में मिल जाता है तो क्या तुम मेरी कंपनी की भरपाई करोगे। जी यांग यांग अपना मुंह फेर लेता है और बोलता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, जब तुम जानते हो कि बच्चों को रिश्वत दी जा सकती है तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चैंग मो गुस्से से अपना चेहरा पोंछता है और बोलता है, मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। जी यांग यांग बेबस था। वो बोलता है, ठीक है, मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, चलो पहले अपना पेट भर लेते हैं, कुछ खाते हैं। चैंग मो ने अपना मुंह फेर लिया और चलने लगा और बोला, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ। जी यांग यांग बोलता है, नहीं, यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है और यहाँ पर टैक्सी भी नहीं मिलती। चैंग मो ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इससे पहले कि जी यांग यांग कुछ और बोल पाता, चैंग मो ने बाइक स्टार्ट करी और वहाँ से निकल गया। जी यांग यांग ठंड में अकेला ही खड़ा रह गया और वो तुरंत चिल्लाते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ, जो अभी शिकायत कर रहा था अब वो खुद गुलाबी गाड़ी में जा रहा है, मुझे लगता है तुम बहुत ही चालाक हो। यीमू की बिल्डिंग की सड़कें बहुत ही सकरी थी, इसीलिए चौराहे पर पहुंचने के बाद ही यनचेन ने अपनी गाड़ी रोक ली। यीमू सोच रहा था कि उसको उतारकर वो सीधा निकल जाएगा। यीमू ने यनचेन के साथ चलने की उम्मीद नहीं की थी। चौराहे से यीमू का दरवाजा लगभग 100 मील दूर था। यनचेन भी यीमू के साथ में 100 मीटर तक उसके साथ आया था। आखिरकार कोने पर आकर यीमू रुक गया और उसने यनचेन को थैंक यू बोला। यनचेन ने यीमू को देखा और उसकी आंखें बहुत ही गहरी थीं। उसकी आंखों में कोमलता का एक निशान था जिसको वह कभी भी देख सकता है और महसूस कर सकता है। और वो अचानक से ही अपना हाथ उठाता है और यीमू के चिक्स को टच करने वाला ही होता है। तभी यीमू अपने सर को पीछे की ओर खींच लेता है और उससे दूर हो जाता है। यनचेन उसकी ओर देखता है और वो उसको कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही यीमू वहाँ से चला जाता है और उसको बाय बोल देता है। यनचेन बहुत देर तक उसको जाते हुए देखता रहता है। यीमू ने घर जाकर कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपनी आंखें धुली और वो जाकर सो गया। अगली सुबह जब वह कंपनी पहुंचा तो बहुत ही ट्रैफिक था। जब वो कंपनी पहुंचा तो वो 2 मिनट लेट हो गया था। जब वह अपने बॉस से मिला तो उसने सोचा था कि कल रात के लिए वो आज इस घटना पर जरूर ही अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बहुत ही डांटेंगे और अपना बदला निकालेंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। चैंग मो ने उसकी ओर देखा, उसका फेस बहुत ही सैड था। चैंग मो ने यीमू से कुछ भी नहीं बोला। यीमू सोचने लगा यह अजीब है, लेकिन यीमू ने कुछ पूछा नहीं क्योंकि उसे बहुत ही काम था। चैंग मो प्रेसिडेंट ऑफिस जाने से पहले ही सोच रहा था इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर ही चैंग मो रिजेक्ट कर देगा और इसे ये दोबारा से बनाने पड़ेंगे और वो इसके लिए तैयार था। मगर चैंग मो ने डॉक्यूमेंट्स को देखा
और बिना कुछ कहे उन पर साइन कर दिए। यीमू ने उसकी ओर देखा और बोला, ये तो अजीब है कि आज आपने बिना कुछ बोले ही इन पर सिग्नेचर कर दिए। उसके इतना बोलने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चेंगमो अपना सर नीचे किए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था और उसका फेस बहुत ही कोल्ड था। वो यीमू को इग्नोर कर रहा था, जैसे कि उसके ऑफिस में कुछ है ही नहीं। यीमू ने चेंगमो की ओर देखा और बोला, क्या वो कार तुम्हारे दोस्त की थी? चेंगमो अभी भी कुछ नहीं बोला। उसने हाथ में पेन पकड़ रहा था और वो लगातार डॉक्यूमेंट्स को घूरे जा रहा था। यह देखते हुए कि उसने पर्सनल बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, यीमू सोचता है शायद वो सच में बिजी है, इसलिए वो बस बिजनेस की बात करता है और बोलता है, सिस्टर लुई ने परसों लंदन और इंग्लैंड जाने के लिए टिकट बुक करा दिए हैं। लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी क्या मुझे आपके घर पे आना होगा आपकी पैकिंग कराने के लिए? क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि यीमू को घर पर लगेज पैक करने के लिए बुलाया गया था, तो यीमू जानता था कि शायद ऐसा फिर से करना पड़े, इसलिए वो चेंगमो से पूछता है। मगर इस बार चेंगमो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा था और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। चेंगमो अपनी आंखें नीचे कर कर अपने काम में बिजी था। उसकी प्रोफाइल बहुत ही डिप्रेसिंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता। यीमू को लगता है कि वो वास्तव में बिजी है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।